सर आपका इस्तकबाल और वेलकम है। क्या फिर एक बार उस वायरस से लड़ने के लिए हमको लॉकडाउन की जरूरत है? डॉक्टर संजीव कुमार सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अब जो नया वायरस जो ओमिक्रॉन जो निकल चुका है उसकी क्या पहचान है? बहुत सारे लोगों को नाजायज डराया गया था मीडिया की वजह से या इंफॉर्मेशन की वजह से। ये जो तीसरी वेव आने की जो संभावना है या ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया है, जब रिसर्च करी गई, जब सैंपल्स लिए गए, जैसे वर्ल्ड में हर जगह लिए जा रहे हैं, तो ये वायरस पहले वायरस के मुकाबले फर्क था। जैसे कि लोग कहते हैं हमने तो वैक्सीन ले ली भाई, हमको कुछ शायद असर नहीं होगा, तो इन लोगों को भी वो अफेक्ट कर सकता है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान Z-Now TV में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूँ। एक बार फिर वही खौफ, एक बार फिर वही हालात, फिर एक बार वही दहशत लोगों के दिल में नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना ने आकर शहर या फिर नगर या सारी दुनिया को जिस तरह से हैरान बौरान परेशान कर रखा था, उसी तरह फिर एक वायरस आने की अंदेशे हैं और वो आ चुका है। हिंदुस्तान में भी वो अपनी कदम जमा चुका है। तो हमने पिछले लॉकडाउन में पिछले वायरस के हालात हमने डॉक्टर संजीव कुमार से आप तक पहुंचाए थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने अपने हॉस्पिटल के ज़रिए अपने घर से बैठे या जहाँ कहीं भी मौजूद थे, कई लोगों को, कई हज़ार लोगों को उन्होंने किस तरह से उस वायरस से लड़ना है, किस तरह आपको फॉलो करना है, किस तरह आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, तमाम वो चीज़ें आप तक उन्होंने पहुँचाई। तो एक बार फिर हम उनके साथ मौजूद है। डॉक्टर संजीव कुमार सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आज हम इनसे ये जानेंगे कि क्या फिर एक बार उस वायरस से लड़ने के लिए हमको लॉकडाउन की ज़रूरत है? क्या हमें फिर एक बार डिस्टेंस की ज़रूरत है? क्या हमें फिर एक बार मास्क की ज़रूरत है? ऐसे बहुत से सवालात होंगे और है, आपके भी जहन में भी है और हम भी यहाँ पर आज करने के लिए आए हैं। तो आइए, अब जो नया वायरस जो ओमिक्रॉन जो निकल चुका है उसकी क्या पहचान है, किस तरह से वो पकड़ में आता है, हम डॉक्टर संजीव कुमार साहब से जानने के लिए आए हैं। सर आपका इस्तकबाल और वेलकम है। सर आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो लास्ट टाइम आपने जो खिदमात किए थे उससे आप कितना सेटिस्फाई हुए हैं? बहुत सारे लोगों को नाजायज डराया गया था मीडिया की वजह से या इंफॉर्मेशन की वजह से कि ये कोरोना वायरस सब लोगों को मार दे रहा है। पर आप लोगों ने देखा लास्ट 2 साल में 100 में सीवियर इन्फेक्शन वाले लोगों में सिर्फ 1% लोगों को जो हॉस्पिटल गए, जिनको वेंटिलेटर लगे, जिन लोगों को बड़ी बड़ी इंजेक्शन लगे, वही लोगों का नुकसान हुआ या उन्हीं लोगों को ज़्यादा डेथ का सामना करना पड़ा। 99% जो लोग घर में थे वो तो वैसे ही ठीक हो गए। तो मेरा मानना ये है कि अभी सडनली पैनिक नहीं करना चाहिए। ये जो तीसरी वेव आने की जो संभावना है या ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया है, इसका स्टोरी ऐसे है कि 27 तारीख को साउथ अफ्रीका में एक डॉक्टर ने कुछ नए कोरोना वायरस केसेस देखे। उन्होंने ऐसा ज़्यादा वेंटिलेटर वाले या ज़्यादा बीमार वाले पेशेंट्स नहीं देखे, सिंपल पेशेंट्स देखे। जब रिसर्च करी गई, जब सैंपल्स लिए गए, जैसे वर्ल्ड में हर जगह लिए जा रहे हैं, तो ये वायरस पहले वायरस के मुकाबले फ़र्क था। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये फ़र्क कैसे था? वायरस एक्चुअली एक प्रोटीन का बना होता है और उसके बाहर स्पाइक्स रहते हैं, ऐसे कवर्स रहते हैं। तो जो हमारे इंडिया में डेल्टा वायरस फैला था उसमें स्पाइक्स में 2 चेंजेस आ गए थे। ऐसे ही अब साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट में 10 चेंजेस आ गए हैं। तो ये चेंजेस आने के वजह से WHO ने पूरे वर्ल्ड को आगाह कर दिया है कि एक वायरस अब नया पलट रहा है, बदल रहा है। तो इसके लिए आगाह रखिए, इसके लिए नज़र रखिए इसके ऊपर। पर ये लोगों को मार रहा है ऐसा अभी तक नहीं पता लगा है। लेकिन आज हमने भी देखा है कि कर्नाटक में इस वायरस की वजह से 2 लोग की मौत भी हुई है और तकरीबन 300 से करीब लोग 30 के करीब लोग इसमें अभी मुब्तला है, सीरियस है, और तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर अफवाह है। सिर्फ जो भी लोग इंडिया में यूरोप के देशों से आ रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका और यूरोप में ये 12 देशों में फैल चुका है ये वाला स्ट्रेन। जो भी आ रहे हैं उन लोगों को एयर स्टेशन के ऊपर एंट्री करते ही उन लोगों को अपना टेस्ट कराना पड़ता है और 72 घंटे का टेस्ट ही सिर्फ मान्य है, पुराने वाला नहीं है। जो लोग इन देशों से आ रहे हैं उन सबको टेस्ट करने में इन लोगों को कर्नाटका में 2 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर हम सर्वेलेंस रखेंगे तो हमें कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को सडन फैलने से। जैसे कि पिछली बार सेकेंड वेव में फैल गया था, ऐसा इस बार ना फैले। और जो दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं उनको भी लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं,
पर उनको 2% लोगों को रैंडमली चेक कर रहे हैं। ये सिर्फ अभी तक लेबोरेटरी में देखा गया है कि ये वायरस कौन से तरह का है, पर अगर आप मरीज को डायरेक्टली देखोगे तो आप देख के फर्क नहीं बता सकते कि ये पुराने वाला कोरोना वायरस है कि इंडिया वाला डेल्टा कोरोना वायरस है या वुहान का चाइना वाला वायरस है या साउथ अफ्रीका का वायरस है। तो फिर ये नया वायरस बना क्यों? जैसे जैसे आदमी की प्रजाति आगे बढ़ती है, जब आपके बच्चे पैदा होते हैं सारे एक रंग के नहीं होते, सारे एक जैसे तकड़े और कमजोर होते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। ऐसे ही जब वायरस की आगे जनरेशन्स आ रही हैं तो वायरस भी मल्टीप्लाई करके थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। वो वायरस जो कमज़ोर हैं वो तो मर जा रहे हैं, जो वायरस थोड़े से पावरफुल हैं या उसमें ज़्यादा ताकत है या वो बच सकते हैं। किससे? हमारे टेस्टों से या हमारी बॉडी से। कैसे? वो वायरस जब हमारी बॉडी पे आके चिपकता है तो उसको रिसेप्टर्स के थ्रू चिपकता है, तो वो रिसेप्टर्स अगर वो चेंज कर लेगा तो हमारी बॉडी को फूल कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है और हमारे अंदर एंटर कर सकता है। वो खुद बचने की कोशिश कर रहा है मरने से, क्योंकि 90% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब ये वायरस एंटर करके हमारी बॉडी को बेवकूफ़ बना लेगा, ऐसा आज तक तो एविडेंस नहीं आया है। हाँ, नया वायरस ज़रूर आ गया है, नया नाम ज़रूर आ गया है। क्या इससे थर्ड वेव आएगी? मैं नहीं मानता। इसकी क्या पहचान है? किस तरह से पेशेंट को हम जो पकड़े जाएंगे, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? तो 27 तारीख को जब पहला केस साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया तो उस मरीज को सिर्फ बुखार और गला खराबी था। उसको ना तो ऑक्सीजन की कमी थी, ना तो उसकी किडनी लिवर फेल हुआ था, ना उसमें कोई कमी थी। तो उसको पकड़ा कैसे गया? सिर्फ लोगों को इस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में जब जुकाम बुखार हो रहा है तो अब हम लोगों को डर लगता है कोरोना का टेस्ट कराने से, पर हमको टेस्ट कराना चाहिए। कराने से क्या पता चलेगा? एक चीज़ पता चलेगी कि ये नॉर्मल जुकाम बुखार है या वायरस, कोरोना का वायरस है। दोनों का ट्रीटमेंट कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि मान लो नॉर्मल जुकाम बुखार है तो भी आप अपने घर वालों को फैल ना जाए बोल के अलग कमरे में रह सकते हैं। किसी वजह से आपके यहाँ टेस्ट नहीं हो सकता तो जो भी बच्चे या जो भी बड़े अगर किसी वजह से जुकाम बुखार, बॉडी पेन्स, कुछ भी ऐसा सिम्टम आ रहा है, गला खराब, स्क्रैचिंगनेस, खाने को भूख अच्छी नहीं लग रही, मोशंस आ रहे, तो ये वही पुराने कोरोना के सिम्टम्स हैं। आप अपने घर का एक कमरा खाली कर लीजिए, साफ कर लीजिए, उस बंदे को उस कमरे में रख करके खाने का इंतजाम करिए। इसका कोई भी पिछली बार की तरह नया इलाज नहीं है। पैरासीटामोल, विटामिन और अच्छा खाना ही इसकी इलाज है। आप गवर्नमेंट में भी जाके भर्ती होंगे तो सिर्फ आपको आइसोलेट करेंगे वो डर के मारे, और कुछ भी नहीं करेंगे। आपको करना क्या है? घर का अलग कमरा रख लीजिए, हैंड वॉश रखिए, जब भी उस कमरे के अंदर जाएं एक गाउन जैसा पहन लीजिए, उस मरीज को उसी वक्त तुरंत आइसोलेट कर दीजिए, अलग कमरे में रख दीजिए जिससे कि बाकी लोगों को आपके घर में ना हो, और अच्छा खाना, पैरासीटामोल अगर बुखार आए तो। एक और सवाल सर, जैसा कि ये वायरस के लिए लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, तो उन लोगों को भी इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करना ज़रूरी है या फिर ये लोग कुछ बिला झिझक, जैसे कि लोग कहते हैं हमने तो वैक्सीन ले ली भाई, हमको कुछ शायद असर नहीं होगा, तो इन लोगों को भी वो अफेक्ट कर सकता है? सर, वैक्सीन आपकी बॉडी में कोरोना से लड़ने की एक मेमोरी बना देती है, एक ताकत बना देती है। अगर आपको वैक्सीन लग गई है, जैसे डॉक्टर्स को सबसे पहले लगा दी गई थी, तो उनका पर्पस क्या था कि अगर कोरोना आए तो बहुत माइल्ड आए, हल्का सा आए। देखिए साहब, अगर आपने ग्लव डाल लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप करंट की तार को छू सकते हैं। छुओगे तो भी करंट लगेगा, मानने थोड़ा कम लगेगा पर लगेगा तो है ही। तो कोरोना अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो भी आप कोरोना के कांटेक्ट में जान के नहीं आएंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे ही जैसे आपको वैक्सीन नहीं लगी। पर इतनी मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो मरने का खतरा नहीं रहेगा। क्या फिर, जैसा कि आपने बता चुका है कि इसके लिए लॉकडाउन की या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या फिर लोग मास्क पहनना शुरू कर दें या डिस्टेंस रखना ज़रूरी है? जैसे कि अब स्कूल्स को बच्चे लोग भेज रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, तो क्या इन लोगों को रोकें या फिर किस तरह के लोगों को फिर फॉलो करना पड़ेगा? सर, ये 8-10 दिन जो आने वाले दिन है, इसमें ये पता लगेगा कि जो यूरोप में जो ये वाला नया वायरस फैला, इसने कितने % लोगों को मार रहा है। अगर ये पुराने कोरोना की तरह 100 में सिर्फ एक ही आदमी को ज़्यादा सीरियस कर रहा है और सब लोगों को सीरियस नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और ये सब डर की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में गलत अफवाह फैलाना कि 200 लोग मर गए, लोग मरने शुरू हो जा रहे हैं या हम लॉकडाउन कर रहे हैं, ये कहना गलत है। क्योंकि ऐसे
मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन तो कई बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला है। इससे पहले भी डेल्टा के नाम पे हिंदुस्तान में शोर मचाए थे या अलग अलग ऑलरेडी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो ये अगले 10 दिन एहतियात करें, हाथ धोएं, घर आने के बाद नहाएं, मास्क का भी यूज़ करें और अगर हो सके, अगर जो बच्चे बीमार हैं वो स्कूल ना जाएं। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनको जुकाम, बुखार या खांसी, नज़ला कुछ भी हो गया है, वो लोग 8-10 दिन के लिए अपने घर पे रहें, बाहर मत फिरें। जो लोग पार्टी, शादी और इस वक्त बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, अगर अवॉइड कर सकते हैं या नहीं अवॉइड कर सकते तो कम टाइम पे जाके वापस आ जाएं, क्योंकि ये बीमारी आप बाहर से खुद लेके आएंगे। टाइम ख़राब चल रहा है, इसलिए मेरा मानना ये है बड़ी गैदरिंग्स को कैंसिल कर देना चाहिए। असेंशियल सर्विसेज अभी भी चलती रहेंगी। आप अपने काम धंधे, दुकान जाना, मार्केट, ये सब बंद मत करिए। हाँ, थोड़ा विजिलेंट रहिए, हैंड वॉशिंग करते रहिए और अपनी दुकान पे भी ध्यान दीजिए कि बहुत ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर बहुत सारे लोग एक साथ दुकान में सामान लेने आए तो उनको फटाफट प्रोसेस करके जल्दी जल्दी भिजाना है या उनको अलग अलग एरिया में एंटरटेन करना है। ओवर क्राउडिंग करने से ये वायरस तेज फैल जाएगा, चाहे वो है पुराना ही वायरस, बट इसमें अभी भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या लगता है सर, जैसा कि लास्ट टाइम जो आया था वायरस वो तो चाइना से आया था, केमिकल्स की वजह से कुछ लीक हो गया होगा, निकल गया होगा, लेकिन अफ्रीका में जैसा कि आया है वहाँ से, तो क्या फिर वो भी वहीं से आया होगा या फिर वहाँ तो ऐसी कुछ चीज़ें कभी कुछ ऐसा सुन में नहीं है कि वहाँ पे केमिकल से कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये किस तरह का होगा, केमिकल ही होगा या फिर कुछ और वायरस है ये? सर, जब ये चाइना से आया था तो ऐसा मानना था कि ये साइंटिस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो जो फैसिलिटी जिसके अंदर इसको रखा गया था वहाँ से ये लीकेज की वजह से बाहर चला गया था। तो यहाँ तक तो मैं ये मानता हूँ कि वायरस कुछ जेनेटिक मटेरियल तो नेचुरल, कुदरत की देन थी, कुछ उसमें छेड़खानी आदमी की तरफ से की गई थी। पर अब क्योंकि वो बाहर आ गया है, वो वायरस खुद तो मरेगा नहीं, वो अल्टर होता जाएगा, अपने मॉडिफिकेशन कॉपी बनाता जाएगा। ये उसके अंदर ऑलरेडी एनक्रिप्टेड है कि वो मरेगा नहीं, तो वो अपने को बचाने के लिए अपने सारी कोशिशें कर रहा है, चेंज होके देख रहा है कैसे कि वो दोबारा हमको इन्फेक्ट कर पाए। हमारे पास उसके खिलाफ क्या ताकत है? हमारे पास उसके खिलाफ ताकत एक तो हमारी इम्यून सिस्टम है जो ऑटोमेटिक चल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को बहुत बड़ी स्केल पे इन्फेक्शन नहीं फैलाने देना है। मान लीजिए आपकी एक पेटी में 100 आम है और आप एक गंदा आम किनारे पे रख दें तो हो सकता है एक ही आम अफेक्ट हो, पर अगर आप उस क्राउडेड पेटी के अंदर आम सेंटर में जाके रख देंगे तो सारे के सारे एक साथ सड़ जाएंगे। हमारे पास आज भी इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। आपने सेकेंड वेव में देखा था 100 करोड़ जनता के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा बेड नहीं है हमारे पास कि जहाँ पे हम एकदम लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाए, 2 करोड़ लोग अगर एकदम बीमार हो गए और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और ना ही जल्दी बनाई जा सकती हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में इस बीमारी को स्प्रेड नहीं होने देना है। ये बीमारी आप घर के अंदर ऑटोमेटिक नहीं आएगी, ये आप ही लेके आएंगे। तो जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है जो लोग बाहर जाते हैं। जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है, जो लोग दुकानों पे अपने काम करने जा रहे हैं उन लोगों को मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग करनी है। और किसी वजह से आप बीमार हैं तो काम को रोक करके 10 दिन 12 दिन क्वारंटाइन करना भी आपकी जिम्मेदारी है, जिससे आपके लोग ना इफेक्ट हो जाए। अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो पूरा मोहल्ले में चला जाएगा, छोटे छोटे पॉकेट्स बनेंगे, फिर एक वेव जैसा आएगा। इसीलिए आपको बचा के रखना है। अब ये सब चीज़ें सरकार के हाथ में ना हो करके आपके हाथ में है। कितनी बार पुलिस वाला हमको डंडा मार के ये समझाएगा कि इसका क्या करना है। अब तो मीडिया वालों ने कम से कम हजारों 100 तरीके बता दिए कि आपको कैसा करना है, और पुलिस वाले भी बेचारे मजबूर में हो करके ऐसा करें। पर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये जिम्मेदारी कि ये थर्ड वेव में ना कन्वर्ट हो जाए, ये जिम्मेदारी कि आप लोग स्वस्थ रहें आपके हाथ में है। इसलिए हैंड वॉशिंग, सोप साबुन से, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना भी जिम्मेदारी हमारी होती है, हम ही लोगों की होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया कि आपको
बेझिझक नहीं निकलना है। जिस तरह आप अगर चाहते हैं कि फिर वो डर खौफ, फिर वो सन्नाटे आप नहीं देखना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी ही है और हमारी है कि हम जहां कहीं भी जाएं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जिस तरह से सर ने बताया कि आपको जो चीज़ें लास्ट जो वायरस की वजह से जो फॉलो करना पड़ा था, वो तमाम चीज़ें फॉलो करें। अगर हो सका तो उससे कुछ ज़्यादा भी आप एहतियात ज़रूर रखें। तो डॉक्टर संजीव कुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हम भी आपका तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि डॉक्टर साहब की फिर ये मालूमात उन लोगों तक पहुँचे जो अगर कोई छूट चुके हैं तो वो लोग भी इस तरह से फॉलो करेंगे। तो ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल Z Now TV। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो अप करें। कैमरामैन फारूक के साथ मैं जफर खान Z Now TV के लिए। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।